हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं अपना ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का, कि जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहे हैं? रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये करेक्टेड जो है वो इसके साथ नहीं है, सवाल के साथ नहीं है, बल्कि ये इस सवाल के साथ है। तो ये आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर लीजिए, करेक्टेड जो है वो इसके साथ नहीं है। खाली सवाल क्या है आपके पास? रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। देखिए, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना है। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म मतलब उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि इस एक्सप्रेशन को इतना रिड्यूस करें, मतलब इतना कम करते हुए आप जाएं कि कहाँ तक पहुँच जाएं? उसकी लोएस्ट फॉर्म पर, यानी जहाँ पर वो मज़ीद रिड्यूस ना हो सके, जहाँ पर वो फर्दर रिड्यूस ना हो सके, तो वहाँ तक आपको इसको रिड्यूस करना है। तो आसान ज़बान में अगर आप इसको समझें तो ये एक सिंप्लीफाई का सवाल ही है। मतलब इन्होंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट वर्डिंग में कर दिया, बट एक्चुअल में सिंप्लीफाई में भी हम यही करते हैं कि हम रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करते हुए वहाँ तक रिड्यूस करते हैं कि जहाँ पर वो मज़ीद रिड्यूस होना बंद हो जाए, यानी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखें, इसका जो पहला सवाल है वो क्या है? पी स्क्वायर माइनस का 100 डिवाइडेड बाय पी प्लस 10। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। अगर ये 3 स्टेप आपने याद रख लिए और आप सीक्वेंस वाइज चले तो आप इस नौइयत का कोई भी सवाल बहुत आसानी से कर लेंगे। वो 3 स्टेप क्या है? देखिए, जब भी आपके पास इस तरीके का कोई सवाल आ जाए कि जिसमें आपसे रिड्यूस करने को कहा जाए या सिंप्लीफाई करने को कहा जाए, ठीक है, और उसमें आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल पोलिनोमियल या फिर सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, आपने क्या करना है? इसमें सबसे पहले सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है आपने। सीक्वेंस क्या होगी? पहले आप इसमें ऑब्जर्व करें कि आपका स्टेप नंबर 1 इसमें अप्लाई होगा या नहीं। स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या होगा? स्टेप नंबर 1 में आप लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1 जो है वो आपके लिए क्या होगा? स्टेप नंबर 1 है फाइंड कॉमन। यानी हमेशा आप ये देखें कि उसका जो न्यूमरेटर है और उसका जो डिनोमिनेटर है, क्या उनमें अलग अलग कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं। ठीक है, ये लाजमी आप समझेंगे ये बात कि भाई न्यूमरेटर में से अलग निकालेंगे कॉमन और डिनोमिनेटर में से अलग निकालेंगे। ये नहीं हो सकता है आप दोनों में से कंबाइन करके कॉमन निकालें। तो आपने ये देखना है कि इस वाले में देखें, यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर 10 है। तो अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ तो न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है? नहीं है। आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि यहाँ पर पी है तो यहाँ पर पी नहीं है, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर इस जैसा कोई नंबर नहीं है कि जो 100 हो या फिर 100 का मल्टीपल हो। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले सवाल में, यानी इस वाले पार्ट में आपका स्टेप नंबर 1 नहीं हो सकता। स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? फाइंड कॉमन, यानी कॉमन तलाश करने का। तो अगर आपका स्टेप नंबर 1 नहीं हो रहा तो फिर आप किस पे जाएंगे? स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है अप्लाई आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे आप। और आइडेंटिटी मैं यहाँ पर 3 लिखवा रहा हूँ, इनको भी आप सीक्वेंस में फॉलो करने की कोशिश करेंगे। पहला है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अगला वाला है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा किसके? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। और सेम ऐसे ही इसका माइनस वाला जो कि होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 होगा, इसको मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। तो हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज़ है। आप इसको सीक्वेंस में ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये आइडेंटिटीज़ फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर इसमें इनमें से कोई एक आइडेंटिटी लग रही है तो उसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर फिर सवाल सॉल्व करने का तरीका मिल गया। देखिए, यहाँ पर क्या है? पी स्क्वायर माइनस का 100। अब अगर इनमें से हम देखिए कोई आइडेंटिटी हम लगा पा रहे हैं या नहीं, तो उसको लगाने के लिए आपको ये देखना होगा। ज़ाहिर है कि जब आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ से अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मिसाल के तौर पर कि मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये करना होगा कि इसकी जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाना होगा। तो देखिए, ये जो पी स्क्वायर है ये तो मैं मान करके चल सकता हूँ कि ये ए स्क्वायर के बराबर है। सेम ऐसे ही माइनस भी आ रहा है, तो उसका मतलब ये वाली जो हमारी पहली आइडेंटिटी है, यहाँ पर इसके लगने के तकरीबन 90% चांसेस हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि पी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस बी है, खाली क्या रह गया आपके पास? बी स्क्वायर। अगर 100 को किसी तरीके से आप बी स्क्वायर बना देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इस वाली आइडेंटिटी को उसमें अप्लाई कर देंगे और आपका जो सवाल है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि भाई हमेशा जब भी आप रिड्यूस वाले सवाल करें या सिंप्लीफाई वाले सवाल करें, उसमें हरगिज़ ये ज़रूरी नहीं है
कि आप न्यूमरेटर को भी सॉल्व करें और डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करें। अगर आप किसी एक पार्ट को भी सॉल्व करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमरेटर पे कुछ ऐसी चीज़ टर्म बन जाए, आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन बन जाए कि जो डिनोमिनेटर के जैसा हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी वहाँ पर, यानी ऑटोमेटिकली आपकी जो रिडक्शन है परफॉर्म हो जाएगी। तो दोनों में काम करना ज़रूरी नहीं है, आप किसी एक जगह पर भी काम करेंगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, ये a² माइनस b² बराबर होगा a प्लस बी के और a माइनस बी के। अगर मैं इसको ब्रैकेट बना दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा p का होल स्क्वायर, बीच में आ गया माइनस। अब इसके लिए मैं क्या करूं, देखिए हमेशा जब भी आपको ऐसा कुछ बनाना हो, b² a² b² आपको बनाना हो तो स्क्वायर हमें बाहर लेना पड़ता है और बाकी जो कोई रिमेनिंग टर्म है वो आपके अंदर आ जाएगी। तो हमें उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए। कौन कौन से नंबर्स के, आपको मैंने बताया था कि भाई 2 जो है उसका स्क्वायर क्या होता है 4, यानी 4 का रूट क्या होगा 2, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, ठीक है। इसी तरीके से 5 का क्या है 25। उसके बाद फिर आप जाएंगे तो ये 10 का कितना हो जाएगा 100, यानी 10 का स्क्वायर 100 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो आप बोलेंगे सर किसका है 10 का। इसका मतलब ये हो गया कि 100 को अगर मैं यहाँ पर 10 में जो है वो इस तरीके से बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाहर स्क्वायर आ जाएगा। मैंने क्या किया कि 100 मुझे पता था किसका स्क्वायर है भाई 10 का स्क्वायर है, तो मैंने 10 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और स्क्वायर बाहर लगा दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास। अब आपके पास ये बन सकता है कि अगर आप बोलेंगे p किसके बराबर है a के और 10 किसके बराबर है b के, तो आप बोलेंगे सर ये बन गया a² माइनस b² बन गया, ठीक है। और इस p प्लस 10 को आप ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो क्या कि जब भी आप सिंप्लीफाई वाले सवाल को सॉल्व करें या रिडक्शन वाले सवाल को सॉल्व करें, तो क्योंकि इसमें होता ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप स्टेप कर रहे हैं वो सही है या नहीं। क्योंकि आपने पूरा सवाल सॉल्व कर लिया और उसका आंसर नहीं आया है, उसका आंसर गलत आया, तो फिर आपको जो टाइम है एग्जाम में वो वेस्ट हो जाता है। तो आप हर स्टेप के बाद ये फ़ौरन से 1 सेकेंड लगाकर या 10 सेकेंड लगाकर आप ये वेरीफाई कर लें कि आपने जो स्टेप किया है वो सही है या नहीं। देखिए जो मैंने पहले वाला स्टेप किया, क्या ये स्टेप टेक्निकली और लॉजिकली पॉसिबल है भी या नहीं है। कैसे, अगर मैं इन ब्रैकेट को हटाऊं, याद रखेंगे आप जो भी मैथ्स में आप सपोजिशन करते हैं या मैथ्स में कोई भी चीज़ आप अपने दिमाग से करते हैं, कोई भी चीज़ आप इजाफी करते हैं, अगर उस इजाफी चीज़ को रिटर्न किया जाए, रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं हटाऊं उसको तो मेरे पास सवाल जो है वो अपनी असल हालत में वापस आना चाहिए। कैसे, अगर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाए, देखिए मैंने जो इजाफी काम किया वो सिर्फ ब्रैकेट लगाए, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया और बाकी ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर लगाए। अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊँ तो मेरे पास सवाल वापस अपनी असल हालत में आना चाहिए। कैसे, अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊँगा तो p ये क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो p का स्क्वायर। सेम ऐसे ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो क्या बन जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो अगर ब्रैकेट रिमूव करने पर यानी वो काम रिटर्न करने पर कि जो काम मैंने यहाँ पर किया है, अगर मेरा सवाल अपनी असल हालत में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो काम किया है वो आपका लॉजिकली करेक्ट है, जो आपने स्टेप किया है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो काम किया वो लॉजिकली इनकरेक्ट है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि इसको b² बनाने के लिए इसको कुछ ऐसे कर देते हैं, p² ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पर 100 के बाहर स्क्वायर। ये चीज़ जो है वो टेक्निकली क्या है रॉन्ग है। उसकी वजह क्या है कि जब आप इसको रिटर्न करेंगे तो ये तो p² बन जाएगा, लेकिन ये क्या बनेगा 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10,000। तो ये चीज़ जो है वो टेक्निकली गलत है, क्योंकि आपने इसको सवाल के जो एक्चुअल सवाल है आपने उस सवाल को ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारा इसका पहला स्टेप है। हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 चेक किया। स्टेप नंबर 1 क्या था, फाइंड कॉमन, यानी कॉमन तलाश करने का। स्टेप नंबर 1 हमने चेक किया, नहीं हुआ, फ़ौरन जाएंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या है कि आप कोई आइडेंटिटी अप्लाई करें। आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये 3 आइडेंटिटीज़ है, a² माइनस b², a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। इनमें से भी आप चेक करेंगे पहले कौन सी वाली, a² माइनस b² वाली। अगर लग रही है या उसकी पॉसिबिलिटी है तो आप वाली लगा देंगे, वरना फिर आप नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 स्टेप अभी आपने ज़हन में रखने हैं। तीसरे स्टेप की तरफ जब जाएंगे जब उसकी नीड होगी। तो यहाँ पर देखें इसका फर्दर सॉल्यूशन क्या होगा। अगर मैंने इसको ये मान करके चला था कि ये a² माइनस b² है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। कौन सी वाली, a² माइनस b² वाली, जो कि बराबर होगा किसके, a प्लस b और a माइनस b के। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है p और b की वैल्यू क्या है 10। तो इसका मतलब आप ये इस फॉर्म में मौजूद है ना, a² माइनस b² के फॉर्म में, तो आप इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, a प्लस b और a माइनस b में आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दें। तो ये बन जाएगा p प्लस 10 p माइनस 10 और डिवाइडेड बाय p प्लस 10। तो ये ख़त्म हो जाएगा, p प्लस 10 से p प्लस 10 खत्म हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास p माइनस 10।
तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये ज़रूरी नहीं है हरगिज़ के रिडक्शन वाले सवालों में या सिंप्लीफाई वाले सवालों में कि आप दोनों में काम करें। अगर आप न्यूमरेटर में काम कर रहे हैं तो उससे कोई ऐसा एक्सप्रेशन आप जनरेट कर लें कि जो आपके डिनोमिनेटर को कैंसिल करवा दे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। ये जो इसका अगला पार्ट है ये बुक में मिस प्रिंट है बेसिकली ना, और हम ये वेट कर रहे थे कि इसके जो फर्दर एडिशंस आते हैं, क्योंकि जब इसका पहला एडिशन आया था किताब का तो इसमें ये एरर आया था। हमें लगा कि शायद जब बाद में इसके जो फर्दर एडिशंस आएंगे तो उसमें ये एरर हट जाएगा, यानी उसको वो सही कर देंगे। लेकिन अभी तक जो मेरे पास अक्टूबर 2022 तक का एडिशन आया है किताब का, उसमें भी इसका जो एरर है वो आज भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि इसका वो सवाल भी करेंगे जो किताब में एरर के साथ है, और फिर वो भी करेंगे जो एरर के बगैर है, क्योंकि जब आप एरर के साथ वाला सवाल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा। तो ये एरर के साथ सवाल है और ये इसकी करेक्टेड फॉर्म है कि जो इसकी होनी चाहिए थी किताब में, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो पेपर में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास जो सवाल आया है वो करेक्टेड हालत में आया है या अनकरेक्टेड में आया है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप उसको इस तरीके से करेंगे जैसे मैं करवाऊंगा, और अगर करेक्टेड में आता है तो फिर आप उसको करेक्टेड वाले तरीके से करेंगे। सवाल दोनों सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है। इसमें देखिए आप, यहाँ पर 3ab² है, यहाँ पर a नहीं है, बस ये डिफरेंस है इसमें। बाकी पूरा का पूरा सवाल जो है वो सेम है, ठीक है। अब आप इसकी अगर अनकरेक्टेड वाली चीज़ करते हैं तो इसमें अगेन वही कि मैंने आपको बताया कि स्टेप वाइज चलेंगे, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। देखिए इसमें स्टेप नंबर 1 फॉलो हो रहा है या नहीं, यानी कॉमन निकालने वाला जो तरीका है, क्या इसमें कुछ कॉमन है या नहीं है। पहले आप न्यूमरेटर को चेक करें। देखिए हमेशा आप नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब 3 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। इसके पास a² है, इसके पास भी a है। हमेशा जो लीस्ट टर्म है वो कॉमन निकलती है, यानी जो छोटी टर्म होगी वो कॉमन निकलेगी। तो इसके पास 2a, इसके पास 1 है, तो 1a बाहर निकल जाएगा। तो हमने इन दो में से, ये बेसिकली क्या है, आपके पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि 2 टर्म्स है और एक साइन है। इस बाइनोमियल में से आपने दोनों में से क्या कॉमन निकाला, 3 और a कॉमन निकाल लिया। अब देखें इसमें से बचेगा क्या। जब यहाँ से 3 और a बाहर चला गया तो क्या बचा, खाली यहाँ से 1a बचा, क्योंकि यहाँ पर 3 था बाहर चला गया, 2a थे 1 बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, 1a बचेगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर 3a भी था, 3a बाहर चला गया तो क्या बचेगा, खाली b बचेगा। अब आ जाए डिनोमिनेटर में, सेम ऐसे ही देखें, नंबर कॉमन है, 3 है, 6 है और 3 है। तो अब सर बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो 3 कॉमन नहीं है। तो भाई या तो नंबर हो या उसका मल्टीपल हो। 6 जो है वो 3 का मल्टीपल ही है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों के पास 3 कॉमन है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपका एक्सप्रेशन बाइनोमियल है तो बाइनोमियल में से लाजमी है कि दोनों में कोई चीज़ सेम होनी चाहिए। सेम ऐसे ही अगर आपका एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल है तो उसमें तीनों में लाजमी है कि कोई चीज़ सेम हो। अगर तीनों में कोई चीज़ सेम है तो कॉमन निकलेगा, अगर तीनों में कोई चीज़ सेम नहीं है तो कॉमन वहाँ पर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीनों के पास 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 का मल्टीपल, तो हमने तीनों में से 3 को बाहर निकाल लिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर 2a, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1a आपने बाहर निकाल लिया। अब 3a² में से 3a बाहर चला गया तो 1a बचेगा, प्लस 3 के टेबल में 6 किस पे आएगा, 2 पे आएगा। 1a बाहर चला गया तो क्या बचेगा, खाली b। सेम ऐसे ही 3a बाहर जा चुका है, क्या बचेगा, b²। ये 3a से 3a ख़त्म हो गया तो क्या बचेगा, a+b डिवाइडेड बाय a+2b+b²। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पर इसको स्टॉप क्यों कर दिया, आंसर कैसे आ गया। यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई जो फार्मूला आपको ये लग रहा है यहाँ पर फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ये a² होना चाहिए और इसको 2ab होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई होगी। तो हमारा जो ये सवाल है इसका आंसर यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। ये इसकी अनकरेक्टेड हालत है, यानी ये अनकरेक्टेड सवाल है, तो इसका जो आंसर आएगा वो किताब से मैच नहीं करेगा। अब इसकी करेक्टेड हालत की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो पहला स्टेप होगा वो भी सेम ही होगा कि 3a बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, a+b। यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर देखें 3 तो है तीनों में कॉमन, तो 3 आपने बाहर निकाल दिया क्योंकि यहाँ इन दोनों में 3 और यहाँ पर अगेन वही 3 का मल्टीपल है। लेकिन a कॉमन नहीं है अब की बार, इसके पास 2a, इसके पास 1 है, इसके पास एक भी a नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब की बार जो कॉमन निकलेगा उसमें खाली 3 कॉमन निकलेगा, a कॉमन नहीं निकलेगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से जब आपने 3 बाहर निकाल दिया तो यहाँ से बचा a², यहाँ से 3 के टेबल में 6 पे आएगा, 2 पे आएगा और a भी बच जाएगा। फिर 3 बाहर निकल चुका है तो क्या बचेगा, b²। 3 से 3 खत्म हो गया तो यहाँ से आ गया a और ब्रैकेट में a+b। सेम ऐसे ही अब ये किसके बराबर है, a² + 2ab + b²। यहाँ से देखें a² + 2ab + b² बराबर होता है a+b के होल स्क्वायर में। तो इस चीज़ को आप देखते हैं कि किस में, a+b के होल स्क्वायर में, यानी आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, इसकी दूसरी वाले साइड में, यानी a+b के होल स्क्वायर में। ये a+b का ब्रैकेट से स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या बचेगा, a/a+b।
अब इसमें पूछेंगे कि भाई आपने ये स्क्वायर से ब्रैकेट कैसे खत्म कर दिया। देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ए प्लस बी के दो ब्रैकेट हैं, ये जो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। तो हमने सिंपली ये किया कि ए प्लस बी के एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट खत्म कर दिया, तो एक ब्रैकेट बच गया और यहाँ वाला ए बच गया। तो ये इसकी करेक्टेड हालत है कि जिसका आंसर जो है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बुक में से मैच करेगा। जो बुक में आंसर आ रहा है वो हमारा ये वाला आंसर आ रहा है। तो इसकी करेक्टेड हालत है और ये इसकी अनकरेक्टेड हालत है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 का हमने करेक्टेड भी कर लिया और अनकरेक्टेड भी कर लिया। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 बहुत सिंपल है। अच्छा, पार्ट 3 में अगर आप ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्टेप नंबर 1 लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम ये आप ऑब्जर्व करेंगे वो क्या कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमरेटर्स हैं वो 2 हैं, एक ये है और एक ये है। सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर भी 2 हैं। तो पहले आप इनमें देखें क्या इनमें स्टेप नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, यानी इनमें कुछ कॉमन निकल है। देखें यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कोई आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले पार्ट में ना स्टेप नंबर 1 लग रहा है ना स्टेप नंबर 2 लग रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे a माइनस बी और a प्लस बी। अब बढ़ते हैं मल्टीप्लाई के बाद वाले एक्सप्रेशन की तरफ। यहाँ से देखें क्या स्टेप नंबर 1 लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। यहाँ पर ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, 2 टर्म्स है, तो इन दोनों में a कॉमन है। एक a आपने बाहर निकाल दिया, यहाँ से एक a बचा और यहाँ से प्लस का b बचेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर दोनों के पास 2 है, ये भी एक बाइनोमियल है, दोनों के पास 2 है, बाहर निकाल दिया आपने, बचेगा क्या a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप इसका। अब बढ़ते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। देखिए ये a प्लस बी से ये a प्लस बी खत्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बचेगा क्या आपके पास, एक बचेगा आपके पास a माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय यहाँ से क्या बचेगा a। सेम ऐसे ही 2 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे a प्लस बी में और a माइनस बी में। सेम ऐसे ही ये a माइनस बी से ख़त्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बचेगा क्या a अपॉन 2a प्लस बी। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारे इसके 3 पार्ट हो गए। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। जी, तो इसका जो पार्ट 4 है हमारे पास वो क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। जो 2 स्टेप मैंने आपको बताया वो आपको याद है। पहला स्टेप कॉमन तलाश करना, निकल जाए ठीक है, नहीं निकले तो फिर स्टेप नंबर 2 की तरफ आएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, आइडेंटिटी अप्लाई करके देखना है। आइडेंटिटी में भी पहले कौन सी वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, उसके बाद फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें आपको देख करके ही लग रहा होगा कि अगर मैं बोलूँ कि a बराबर है x के और b बराबर है y के, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर। लेकिन मैथ्स में आप ये बात याद रखें कि बोर्ड के जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें फ़ायदा उसी आदमी का होता है कि जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करे बजाय हार्ड वर्किंग के। अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो इसको लगाने से होगा क्या, देखिए इससे आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन आपके तकरीबन 3 से 4 स्टेप बढ़ जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट सोचना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर 1 क्या था, कॉमन निकालने का। इसमें कॉमन ना यहाँ निकलेगा ना यहाँ निकलेगा। स्टेप नंबर 2 क्या था, पहले आइडेंटिटी अप्लाई करें। पहले कौन सी वाली चेक करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। देखें क्या इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लग जाएगी। अगर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें लग गई तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, कि उस स्टेप में कम से कम 2 से 3 स्टेप्स जो हैं वो बच जाएंगे। देखिए क्या होगा अगर, अच्छा मैथ्स की खूबसूरती ये है कि अगर ब्रैकेट में कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो ब्रैकेट में आने वाले टर्म को या ब्रैकेट में आने वाले एक्सप्रेशन को, भले वो बाइनोमियल हो या भले मल्टीनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, आप उसको एक एक्सप्रेशन या एक वैल्यू के बराबर काउंट कर सकते हैं। यानी इस x प्लस वाई को मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बराबर है किसके, a के बराबर है। और अगर ये x प्लस वाई को मैं a के बराबर मान लूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास a का स्क्वायर और माइनस, और z को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ यानी ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर बाहर लगा दूँ तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको करेंगे आप कैसे कि ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस z। तो हमने क्या किया, अप्लाई करने की कोशिश करी इसमें अपनी पहली वाली आइडेंटिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो फ़ायदा होगा। पहली वाली आइडेंटिटी कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो मैंने कहा कि a बराबर है x प्लस वाई के, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस ये बराबर है b के, z बराबर है b के, तो ये हो गया b का स्क्वायर। अब क्या होगा, अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो आपने सिर्फ करना ये है कि जहाँ पर a आएगा वहाँ पर x प्लस वाई आएगा, जहाँ पर b आएगा वहाँ पर z आएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू x प्लस वाई प्लस b की वैल्यू z। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस z।
ए की वैल्यू x प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू z, तो x प्लस वाई माइनस जेड और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड ख़त्म हो गया, तो आंसर आ गया इसका x प्लस वाई माइनस जेड। तो ये फ़ायदा होता है सीक्वेंस से चलने का और स्मार्ट वर्किंग करने का कि आपके यहाँ पर देखें 2 स्टेप में आंसर आ गया। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते तो आंसर तो जब भी आ जाता आपका, लेकिन उससे होता क्या कि आपके स्टेप बढ़ जाते। और हमें क्या करना होता है कि जब हम एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो हमें वहाँ पर जल्दी जल्दी काम करना होता है, टाइम बचाना होता है अपना, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ेगी। अब क्या हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका पार्ट 5 उसमें देखें अगेन वही कि यहाँ पर 3 बायनोमियल है। एक बायनोमियल एक्सप्रेशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। तो पहला स्टेप देखेंगे, पहला स्टेप क्या है, कॉमन निकालने का। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकल जाएगा या नहीं, इन दोनों के पास m है, तो इसका मतलब यहाँ से आप एक m बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से बचा एक m माइनस यहाँ से क्या बचेगा 6 बचेगा। सेम ऐसे ही 3 है और 15 है, तो 3 और 15 एक दूसरे के टेबल में, मतलब 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 बाहर निकाल दिया आपने, यहाँ से बच जाएगा m और प्लस 3 के टेबल में 15 किस पे आता है, 5 पे आता है। 2m माइनस 12, तो 2 और 12 यानी 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे 2 बाहर निकाल देंगे, m ऐसे ही आ जाएगा माइनस 2 के टेबल में 12 किस पे आएगा 6 पे, तो ये m माइनस 6 से ये ख़त्म हो गया। क्या बचा आपके पास, नंबर हमेशा पहले लिखते हैं, 3 बचा, m बचा, m प्लस 5 बचा और डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही अब चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। ये जो पार्ट 6 है हमारे पास, इसमें हमें थोड़ा सा चेक करना होगा कि आपका कौन सा वाला स्टेप अप्लाई होगा। देखिए स्टेप नंबर 1 लग सकता है क्या यहाँ पर, क्योंकि ये भी ट्राइनोमियल है और ये भी ट्राइनोमियल है, जेड स्क्वायर माइनस का 2z माइनस का 3, तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो मैंने आपको बताया था कि ट्राइनोमियल में से हमेशा कॉमन जब निकलेगा जब आपके पास तीनों में कोई चीज़ सेम हो। तो यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो भी कॉमन नहीं है, तो सेम ऐसे ही ना यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है ना यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। अब आएंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो तो होता ही किसके लिए, बायनोमियल के लिए, तो ये तो क्या है ट्राइनोमियल, तो इसमें पहली आइडेंटिटी आपकी अप्लाई नहीं हो सकती। अब बचा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसकी भी जो सेकंड वाले साइड है उसके, यानी जो उसके राइट हैंड साइड्स हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर, हो सकता है कि वही लग जाए यहाँ पर। तो देखें ये तो ए स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये बी स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 जो है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर तो बन सकता है लेकिन ये बी स्क्वायर नहीं बन सकता, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर अप्लाई नहीं हो सकता और ये वाली आइडेंटिटी भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ना स्टेप नंबर 1 लग सकता, ना स्टेप नंबर 2 लग सकता। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ जिसकी बात अभी तक हमने नहीं की है, वो है हमारा स्टेप नंबर 3। तो वो यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि स्टेप नंबर 3 क्या होगा। अगर आपके दोनों स्टेप अप्लाई ना हो, यानी कॉमन निकालने वाला और आइडेंटिटी वाला, तो आप चलेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ, विच इज़ नोन एज मिडिल टर्म ब्रेक। तीसरा स्टेप आपको कहलाता है मिडिल टर्म ब्रेक का, यानी आप इसमें क्या करवाते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करवाते हैं। अच्छा बहुत सारे लोग मिडिल टर्म ब्रेक करते तो हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मिडिल टर्म ब्रेक करते क्यों हैं हम, ठीक है। देखिए मिडिल टर्म ब्रेक जब भी आप करेंगे तो वो इसलिए की जाती है बेसिकली कि आप इसमें से कॉमन नहीं निकाल पा रहे होते। ट्राइनोमियल में से ज़रूरी ये है कि तीनों में कुछ कॉमन हो। अब अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन आप नहीं निकाल पा रहे होते, तो आप क्या करते हैं उसकी जो मिड वाली टर्म है, यानी जैसे ये वाली टर्म है, इसमें हमारे पास ये वाली और ये वाली, ये मिडिल टर्म्स है, हम इनको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे 2 टर्म्स में। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो ट्राइनोमियल है आपके पास ये बन जाएगा मल्टीनोमियल, यानी 3 टर्म से ये बन जाएंगे कितनी, 4 टर्म्स। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप बाय और बाय में से, यानी 2 टर्म में से और 2 टर्म में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक की जाती है। तो मिडिल टर्म ब्रेक क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है ताकि अगर आपके पास कोई ट्राइनोमियल कॉमन नहीं निकाल करके दे रहा हो तो हम क्या करते हैं उसको 3 टर्म से तोड़कर कितनी बना लेते हैं, 4 टर्म्स बना लेते हैं, और 4 टर्म में से फिर 2 में से अलग और 2 में से अलग कॉमन निकालते हैं। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या, कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कोफिशिएंट्स। मैंने आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताया, वेरिएबल्स के बारे में बताया, एक्सपोनेंट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स हम कहते हैं एनी नंबर और वेरिएबल दैट represents its respective
यानी कोफिशिएंट किसे कहते हैं कि भाई एनी नंबर और वेरिएबल, यानी कोई नंबर भी हो सकता है ये और कोई वेरिएबल भी हो सकता है। दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट, यानी जो किस लिए काम आता है, रिप्रेजेंट करने के काम आता है इट्स रिस्पेक्टिव वेरिएबल, यानी अपने बाद आने वाले वेरिएबल को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देगा हमें। तो कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, ये कोई नंबर भी हो सकता है और ये कोई वेरिएबल भी। दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि कोफिशिएंट एक नंबर होता है। कोफिशिएंट जो है वो कोई नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, या तो नंबर होगा या अल्फ़ाबेट होगा। ऐसा नंबर या ऐसा अल्फ़ाबेट जो अपने बाद आने वाले अल्फ़ाबेट की हमें, यानी अपने बाद आने वाले वेरिएबल की हमें क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है 4y², या आपके पास लिखा हुआ है माइनस का 2z, ठीक है, या आपके पास लिखा हुआ है जस्ट x²। अब इसमें से पहचाने कि ये आपके पास लिखा हुआ है ax²। अब इनमें से पहचाने के हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं y² कितने, तो आप बोलेंगे सर 4 है। इसका मतलब ये 4 जो है वो y² को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी y² की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि y² कितने हैं। सेम ऐसे ही z कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर -2 है, तो इसका मतलब ये -2 z को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं पूछूँ आपसे कि यहाँ पर कितने x² है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सर कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 1 क्या है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, x² को। सेम ऐसे ही अगर इस वाले केस में आपसे पूछूं कि x² कितने हैं यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर a टाइम्स x² है, यानी a का मतलब यहाँ पर कोई नंबर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो a है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, x² को। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे आपके पास कहलाएंगे कोफिशिएंट्स, यानी ऐसे नंबर्स, ये सारे के सारे क्या है, नंबर्स हैं, और ये क्या है, वेरिएबल। ऐसे नंबर या वेरिएबल के जो अपने बाद आने वाले वेरिएबल को रिप्रेजेंट करें, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, कोफिशिएंट्स। तो ये समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मिडिल टर्म में आप कोफिशिएंट्स का सहारा लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है हमारा, z² माइनस का 2z माइनस का 3। यहाँ पर भी आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और यहाँ पर भी करनी है। तो हम करेंगे कैसे, मिडिल टर्म ब्रेक का सिंपल रूल है बहुत ज़्यादा। आपने क्या करना है, जो आपका आखिरी टर्म होगी, आपकी जो आखिरी नंबर होगा या आखिरी टर्म होगी, उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है पहले वाले के कोफिशिएंट से। आखिरी वाले टर्म को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है पहले वाले के कोफिशिएंट से। z² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1। इसका मतलब 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे, 1 से, तो ये कितना बन जाएगा 3। ये सारा काम आपका होगा रफ कॉलम में, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आखिरी वाली टर्म को पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना होगा 3, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 और 1 है, ये दो हमारे पास मल्टीपल्स हैं 3 के कि जिनको हमें या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। अब क्या करना है ये कौन बताएगा हमें, ये वाला साइन बताएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 3 और 1 को ऐसे माइनस करना है कि हमारे पास माइनस का 2 बच जाए। आप अभी वेरिएबल को साइड कर देंगे, बिल्कुल सिर्फ नंबर को सोच करके चलेंगे। क्या किया, आखिरी वाली टर्म को पहली वाली टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया, 3 × 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब मुझे 3 और 1 को ऐसे माइनस करना है कि मेरे पास माइनस का 2 बच जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 3 - 1 करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2, लेकिन मुझे माइनस का 2 अगर चाहिए तो मुझे यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस का 3 और यहाँ पर इसको मुझे प्लस का 1 करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप -2z को ब्रेक करेंगे तो आप करेंगे माइनस के 3z में और प्लस के 1z में। तो ये -2z को आपने तोड़ दिया। तो ये होगा कैसे सॉल्व, आगे कैसे करेंगे इसको फर्दर, तो आप देखेंगे यहाँ पर z² माइनस का 3z प्लस का 1z और माइनस का 3। तो हमने क्या किया, इस माइनस के 2z की जगह पर क्या लिख दिया, माइनस का 3z प्लस का 1z। ये हो गई हमारी न्यूमरेटर की मिडिल टर्म ब्रेक। अब आएंगे डिनोमिनेटर पे। यहाँ पर देखें अगेन वही कि आखिरी वाली टर्म को पहली वाली टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कोफिशिएंट से, जो कि कुछ नहीं है, तो क्या है 1। तो 2 × 1 कितना हो गया हमारे पास, 2 × 1 हो गया 2। अब 2 और 1 को क्या करवाएं, माइनस करवाएं। ऐसे माइनस करवाएं कि क्या बन जाए, माइनस का 1 बन जाए। तो देखें माइनस का 2 प्लस का 1 कितना बनाएगा, माइनस का 1 बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर z के साथ कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो माइनस का 1 है, ठीक है। अब इस माइनस के 1z को मुझे ब्रेक करना है किसमें, माइनस के 2z में और प्लस के 1z में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको कैसे, यहाँ पर आप लिखेंगे z² माइनस का 2z प्लस का 1z और माइनस का 2। अब अगेन वही वाली बात कि मैंने कहा था कि रिडक्शन वाले सवालों में अगर आप वेरीफाई कर लें कि आपने जो स्टेप किया है वो सही किया, तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। देखें, इसको वेरीफाई करने का जो तरीका है, पहला तरीका वो ये है कि अगर आपने जो मिडिल टर्म ब्रेक करी है, आप ये देखें कि उन मिडिल टर्म ब्रेक को अगर मैं रिकम्बाइन करूँ तो क्या मेरे पास सवाल अपनी असल हालत में वापस आएगा या नहीं। देखें,
माइनस का 3z, उसमें अगर मैं प्लस का 1z करवा दूँ तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 3 में से 1 गया, कितने बचे 2, और साइन किसकी आएगी, बड़े वाले के, इसका मतलब इसको जब मैं रिकम्बाइन करूँगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2z। सेम ऐसे ही माइनस का 2z प्लस का 1z, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और साइन किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू की, तो माइनस का 1z। इसका मतलब हमने ये जो काम किया है वो सही। दूसरा काम जो होता है, यानी दूसरी जो वेरिफिकेशन होगी इसको चेक करने की आपने जो मिडिल टर्म ब्रेक की है वो सही की है या नहीं, वो अगले स्टेप से होगी। कैसे, देखें, अब ये 3 टर्म टूट कर बन गई 4 टर्म्स, तो आप क्या करेंगे, आप 2-2 करके कॉमन निकालेंगे, यानी ये एक यहाँ से इन दोनों में से कॉमन निकलेगा और एक यहाँ से कॉमन निकलेगा। सेम ऐसे ही इन दोनों में से और फिर इन दोनों में से। देखिए क्या निकलेगा, इन दोनों में हमारे पास z स्क्वायर है, माइनस का 3z है, तो z बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, z माइनस 3। सेम ऐसे ही यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 और 3 एक टेबल में आ सकते हैं, तो उसका मतलब 1 बाहर निकल जाएगा, प्लस का क्या बचेगा, z माइनस 3। सेम ऐसे ही z स्क्वायर माइनस का 2z, तो z बाहर निकल गया, क्या बचा, z माइनस 2, और सेम ऐसे ही प्लस का 1 निकल गया, तो क्या बचेगा, z माइनस 2। अब इसका जो अगला स्टेप है ये वेरीफाई करने का कि आपकी जो मिडिल टर्म ब्रेक है वो सही हुई है या नहीं, वो ये है कि ये वाले ब्रैकेट जो आपके पास आए ना, इन ब्रैकेट में प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अगर यहाँ पर z माइनस 3 है तो यहाँ पर भी z माइनस 3 होना चाहिए, अगर यहाँ पर z माइनस 2 है तो यहाँ पर भी z माइनस 2 होना चाहिए। अगर इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस भी आ गया, यानी ये माइनस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 3 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपनी मिडिल टर्म ब्रेक गलत करी है। तो ये दूसरी वेरिफिकेशन है, ये चेक करने की कि आपने मिडिल टर्म ब्रेक सही की है या नहीं। अब पढ़ते हैं इसके आगे। देखें, अब ये भी क्या बन गया, हमने 4 टर्म्स में से कॉमन निकाल करके क्या बना लिया, बाइनोमियल बना लिया 2 टर्म्स, क्योंकि एक ये पूरी टर्म और फिर बीच में साइन, फिर एक ये पूरी टर्म, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं आप। इन दोनों के बाद z माइनस 3 का ब्रैकेट सेम है, तो आपने z माइनस 3 के ब्रैकेट को आपने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से क्या बचा, z बचा, और यहाँ से क्या बचा, प्लस का 1। सेम ऐसे इन दोनों के पास z माइनस 2 कॉमन था, बाहर निकाल दिया आपने, तो क्या बचेगा, z प्लस 1, तो z प्लस 1 से z प्लस 1 खत्म हो गया, क्या बचा, z माइनस 3 डिवाइडेड बाय z माइनस 2, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से आप मिडिल टर्म ब्रेक को सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको समझनी होंगी। अगर आपको वो समझ में आ गई तो फिर आप कोई से भी सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो 5 है उसकी वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो 3 के बाद अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 का जो 4 और 5 है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहे हैं, ये बहुत सिंपल सवाल है हमारे पास। कह रहे हैं कि भाई फाइंड दी वैल्यू ऑफ t प्लस 1/t, ठीक है, यानी आपको वैल्यू मालूम करनी है t और 1/t के सम की, व्हेन t की वैल्यू आपके पास गिवन है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो आपने सिंपली ये करना है कि पहले यहाँ पर लिखना है कि गिवन क्या है। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, गिवन है आपके पास t की वैल्यू विच इज़ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और आपके पास जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, रिक्वायर्ड आपके पास है t प्लस 1/t, यानी t और 1/t की वैल्यू का सम। तो हमने करना ये है, अगर मेरे पास यहाँ पर t की वैल्यू गिवन है और मैं ये करूँगा किसी तरीके से मेरे पास 1/t की वैल्यू आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर t और 1/t की वैल्यूज़ को हम सम कर देंगे। तो ऑब्जर्व करें कि आप t की वैल्यू से 1/t की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मुझे t की वैल्यू से 1/t की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल ये होगा कि भाई t के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। तो अगर मैं t को रेसिप्रोकल करवा दूं, मतलब इस t/1 को रेसिप्रोकल करवा दूं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा 1/t। और जाहिर है कि जब आप रेसिप्रोकल करवाते हैं तो इक्वेशन का रूल ये है कि आप एक साइड को नहीं करवाएंगे बल्कि दोनों को करवाएंगे। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करवाए तो उसको भी करवाना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। किया क्या हमने कि हमने सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करवा दिया, यानी जो न्यूमरेटर था उसको नीचे भेज दिया डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर था उसको कहाँ भेज दिया, ऊपर न्यूमरेटर में। तो हमने क्या किया, t/1 को रेसिप्रोकल किया तो 1/t बन गया, और उसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल किया तो x माइनस वाई नीचे चला गया और x प्लस वाई ऊपर आ गया, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब आपके पास t की वैल्यू भी है और 1/t की वैल्यू भी है, तो हमें t प्लस 1/t निकालना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली आप लिखेंगे यहाँ पर एडिंग t एंड 1/t। तो आपने t को और 1/t को ऐड करवा देना है। एडिंग का रूल ये होता है कि जो इक्वेशन के लेफ्ट पर है वो लेफ्ट पर ऐड होंगे और जो इक्वल के राइट पर है वो राइट पर ऐड होंगे, यानी t में ऐड हो जाएगा क्या 1/t, t प्लस 1/t बराबर हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई।
और फिर प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। यानी हमने क्या किया कि इक्वल के जो लेफ्ट पर थे, यहाँ पर क्या था टी और यहाँ पर क्या था 1/t, इन दोनों को प्लस करवा दिया तो क्या बन गया टी प्लस 1/t। और इक्वल के जो राइट पर थे उनको भी करवा दिया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया आपने। अब हमारे पास जब भी दो फ्रैक्शन आ जाएं और बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो आपको एक काम करना पड़ता है और वो क्या कहलाता है एलसीएम का, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। मसला ये है कि एलसीएम जब भी हम नंबर का मालूम करते हैं तो वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हो जाता है, यानी जो आपका सिंपल वाला मेथड है। यहाँ पर हमारे पास नंबर तो नहीं है बल्कि वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल का एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को उठाकर प्रोडक्ट में लिख देंगे। जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको उठाएंगे और उनको प्रोडक्ट में लिख देंगे। अब उनके न्यूमरेटर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो x माइनस वाई को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वाली वीडियो में कि जो भी इसके नीचे होगा उससे मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, उससे मल्टीप्लाई करवाना हराम है। उसके अलावा जो होगा उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी इस x माइनस वाई को, इसके अलावा क्या मौजूद है यहाँ पर, x प्लस वाई के अलावा क्या है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस वाई से ही, ठीक है। और इसी तरीके से x प्लस वाई को किससे करवाऊंगा, जो इसके नीचे है उसके अलावा, जो इसके नीचे उसके अलावा क्या है यहाँ पर x प्लस वाई है, तो इसका मतलब x प्लस वाई। ये सिंपल आप ये भी समझ लें कि दोनों को अपोजिट डिनोमिनेटर से करवाऊंगा, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये भी। लेकिन ये क्योंकि चाइना ट्रिक है, ये कहीं पर फेल हो जाती है जा करके, तो मैं इसको हमेशा फिर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से नहीं करवाता, बल्कि मैं इस तरीके से करवाता हूँ कि आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवाएं उस टर्म से कि जो इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, यानी उसके अलावा से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आप बोलेंगे कि x माइनस वाई और सेम बेस हो, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही ये भी ब्रैकेट सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ब्रैकेट आप हटा दें भले यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए वी नो दैट कि ये चीज़ कुछ इसके जैसी है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसी है, तो ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। और ये वाली चीज़ कुछ इसके जैसी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो हमने करना ये है सिंपली कि इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें और a प्लस बी के होल स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें। तो देखिए कैसे होगा ये, हमने करना क्या है कि इसकी जगह पर आपने लिखना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी जगह पर ये वाली चीज़ बनानी है, तो जहाँ जहाँ पर a आएगा वहाँ पर x आएगा, जहाँ जहाँ पर b आएगा वहाँ पर y आएगा। तो x का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू y और प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। सेम ऐसे ही अब इस वाले ब्रैकेट को करना है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको इसमें करेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x और y और प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। सेम ऐसे ही ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये माइनस का 2xy प्लस का 2xy कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक एक्स स्क्वायर ये दूसरा एक्स स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर। ये एक वाई स्क्वायर ये दूसरा वाई स्क्वायर, कितने हो जाएगा 2y स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब फर्दर एक आखिरी स्टेप इसका क्या होगा कि इन दोनों के पास 2 सेम है तो 2 बाहर निकाल दें, तो 2 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर है। बहुत सारे बच्चे इसमें ये गलती करते हैं, एक्स स्क्वायर को इससे काट देंगे, वाई स्क्वायर को इससे काट देंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि अलजेब्रा में जो कैंसिलेशन का रूल है वो ये है कि मोनोमियल मोनोमियल को कैंसिल आउट करवाएगा, बाय बाय को करवाएगा और ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल को करवाएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बायनोमियल एक्सप्रेशन में से सिंगल टर्म्स को उठाएं और उससे कैंसिलेशन करवा दें। बायनोमियल में हमेशा कैंसिलेशन जब होती है कि जब दोनों वैल्यू ऊपर नीचे वाली क्या हो सेम, यानी अगर ये प्लस का वाई स्क्वायर हो तो यहाँ पर भी प्लस हो, या अगर ये माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस का हो, तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट होगा। ये नहीं हो सकता कि इस एक्स स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट हो जाए या इस वाई स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब बढ़ते हैं इसके आखिरी सवाल की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास वो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें आपको कुछ अननोन वेरिएबल्स हैं जो जिनकी वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, मतलब उनकी वैल्यू आपको लिख के दे दी। आपने करना सिर्फ ये है कि जहाँ पर वो वेरिएबल्स आएंगे आपको वहाँ पर उनकी वैल्यूज पुट करनी है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर लिखा हुआ है 5x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर रूट में y प्लस का 6।
यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 9, यानी अगर x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 9 हो तो इसकी वैल्यू मालूम करें कि इसका जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा। तो सिंपली आपने ये करना है कि जहाँ जहाँ पर x आएगा वहाँ पर -4 आ जाएगा, जहाँ जहाँ पर y आएगा वहाँ पर 9 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 5, x की जगह पर क्या आएगा -4 और प्लस y की जगह पर क्या आएगा 9। सेम ऐसे ही 3, x की जगह पर -4 उसका स्क्वायर, अंडर रूट में y की जगह पर 9 और प्लस 6। फर्दर इसका सेकंड स्टेप आप करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा इसका, सेकंड स्टेप ये होगा कि 5 ऐसे ही आ जाएगा, ये -4 प्लस का 9, तो माइनस प्लस माइनस होगा और साइन बड़ी वैल्यू की आएगी, तो 9 में से 4 गए कितने बचेगी 5। सेम ऐसे ही 3 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि हमेशा इवन नंबर का जो स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी जब भी इवन नंबर आ जाए तो सॉरी इवन पावर आ जाए तो इवन पावर हमेशा जो आपका नेगेटिव एक्सप्रेशन है उसको पॉजिटिव बना देगी। यानी अगर -4 है तो -4 के ऊपर अगर इवन पावर लगी हुई है, ठीक है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर के इवन पावर, तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा बल्कि किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। सेम ऐसे ही √9, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 9 का रूट क्या आएगा 3 आ जाएगा, प्लस का 6। 5 5 ज़ा ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई और आपस में कितना हो जाएगा 25। 3 को 16 से किया आपने कितना हो गया 48, 48 को 3 से किया कितना हो गया 144 और प्लस 6। 25 ऐसे ही रहेगा आपके पास यहाँ से, और 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा 150। तो 25 वन सा 25, 25 6 ज़ा 150, क्योंकि 25 और 150 टेबल में आते, तो ये हो जाएगा 1/6, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो ये बस इसमें ये काम करना है आपने कि जहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स दिए हुए तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू आपको लिख करके दे दी, तो वो कह रहे हैं कि इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू आपको लिख करके दी है वो आपने पुट कर दी और आंसर निकालना है। सेम ऐसा ये वाला भी होगा 42ab² c³ डिवाइड बाई 3a² b प्लस का 1 इफ़ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, यानी जहाँ पर a आएगा वहाँ पर 3 आएगा, जहाँ पर b आएगा वहाँ पर 2 आएगा, जहाँ पर c आएगा वहाँ पर 1 आएगा। तो करेंगे कैसे, 42 ऐसे ही आ जाएगा, a की जगह पर 3, b की जगह पर 2 उसका स्क्वायर, c की जगह पर 1 उसका क्यूब, डिवाइडेड बाय 3, a की जगह पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा स्क्वायर, b की जगह पर 2 आ जाएगा प्लस 1। यहाँ से फर्दर करेंगे 42 ऐसे ही आ जाएगा, 3 भी ऐसे ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 का क्यूब क्या होता है हमें पता है 1 होता है। सेम ऐसे ही 3, इस वाले 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 और फिर प्लस 1। 42 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा। 126 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा आपके पास 504, और जब 504 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 504 ही आएगा। सेम ऐसे ही 3 9 सा 27, 27 प्लस 27 2 सा 54 और 54 प्लस 1 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ सकता था, लेकिन यहाँ पर इशू क्या हुआ, देखिए जब भी हमारे पास किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका ग्रेटर आ जाए डिनोमिनेटर से तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा फ्रैक्शन आपके पास कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें इसको प्रॉपर बनाने के लिए काम करना पड़ेगा कि आप क्या करें 504 को डिवाइड में रख दें और 55 को बाहर रख दें। तो 55 के टेबल में 50 नहीं आता तो क्या आएगा 504 आएगा। तो 55 का आप टेबल पढ़े तो 55 वन सा 55, 55 टू सा 110, 55 4 सा 220, 6 सा 330, ठीक है, 8 सा 440 और 9 सा कितना हो जाएगा 9 सा हो जाएगा 495। तो यहाँ से बचेगा आपके पास 14 माइनस 5 कितना बचेगा 9। तो ये हो जाएगा 9 होल 9/55। तो यानी इसको आप लिखेंगे ऐसे 9 होल 9/55। तो ये इसका आंसर है। यहाँ से आप इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं और उसको क्या बना देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं। देखिए अब ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और 9 क्या हो गया इसका होल। 55 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 9 जो भी आंसर आएगा उसमें 9 प्लस करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 504 बन जाएगा। 55 9 से 495, 495 प्लस 9 कितना हो जाएगा 504। तो हमने सिंपल फ्रैक्शन को जो कि एक्चुअल में क्या है यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम किस में लेकर के आ गए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर के आएगा और हमने क्या बना दिया, मिक्स फ्रैक्शन बना दिया। सेम ऐसे ही ये तीसरा वाला सवाल होगा इसका। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई, जहाँ पर x आएगा वहाँ पर 2 आएगा, जहाँ पर y आएगा वहाँ पर -4, जहाँ पर z आएगा वहाँ पर 3। तो x की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस y की जगह पर -4 ब्रैकेट लगाएंगे, क्यूब आ जाएगा माइनस z का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और फिर प्लस z का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर।
आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस और 4, इसका इसका क्यूब हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 2 माइनस 4 कितना होगा माइनस का 2, माइनस के 2 का क्यूब निकालेंगे और यहाँ से 4 16 से कितना होगा 64 और प्लस 9। सेम ऐसे ही इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस 2 का क्यूब, जब इवन पावर होती है तो इवन पावर हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव बना देती है, लेकिन अगर ऑड पावर होगी तो इसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और माइनस का 2 है तो कितना हो गया माइनस का 8, माइनस का 8 माइनस का 9, 64 प्लस 9 कितना हो गया 73। और माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसकी आएगी बड़ी वैल्यू की, यानी माइनस की आएगी यहाँ से। तो माइनस का 8 माइनस का 9 कितना हो गया माइनस का 17 और डिवाइडेड बाय 73। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके 2 पार्ट रह गए, वो 2 पार्ट भी करते हैं। तो उसको करने के बाद हमारा जो ये एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 3.1 वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बढ़ते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। जी, तो इसका पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 में भी आपको वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है, उनको पुट करना है, आंसर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3x की जगह पर x की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और फिर y की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। सेम ऐसे ही z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, फिर माइनस b की जगह पर क्या आएगा, b की जगह पर आना चाहिए 4, c की जगह पर आएगा 1/3 और फिर x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी है 2 और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3 ऐसे आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और फिर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4/3 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12, लेकिन किसका आएगा माइनस का 12 आएगा डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस ये हो गया 4/3 और फिर अपॉन 3। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला 3 अगर आप नीचे लेकर के चले जाएं, यानी ऐसे लिखा हुआ है 4/3 और फिर डिवाइडेड बाय 3, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये वाला 3 जब नीचे जाएगा तो इस वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला 3 जब नीचे जाएगा, क्योंकि ये अपॉन के नीचे अपॉन है, तो ये वाला 3 जब नीचे जाएगा तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ से आ गया 9। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास 2 फ्रैक्शन आ गए, बीच में माइनस का साइन है, तो आपने क्या करना है एलसीएम लेना है। 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, और जब आप 3 के टेबल में ये देखेंगे 9 किस पे आता है, तो 3 के टेबल में 9 आएगा 3 पर, तो -12 को मल्टीप्लाई करवा दें 3 से, तो कितना हो गया माइनस का 36। 9 के टेबल में 9 किस पे आएगा 1 पे, तो 4 इंटू 1 किस पे आएगा 4, तो माइनस का 4, तो ये कितना हो गया माइनस का 40/9, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 40/9। फिर इसी तरीके से पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में क्या होगा, हमारे पास जहाँ जहाँ पर वेरिएबल्स है इसकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। ए की जगह पर आ जाएगा 1, बी की जगह पर आ जाएगा 3 और इसका स्क्वायर, माइनस सी की जगह पर आ जाएगा माइनस का 3। सेम ऐसे ही इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप, तो ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दें आप, डिवाइडेड बाय ए की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस सी की जगह पर आ जाएगा माइनस का 3 और डी की जगह पर आ जाएगा 2 और उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में सी प्लस डी का मतलब क्या हुआ माइनस का 3 और प्लस का 2, फिर उसके बाद ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी की जगह पर आ जाएगा 3 और फिर माइनस डी की जगह पर क्या आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 3 का स्क्वायर 9, तो 9 बचा 9, माइनस माइनस प्लस और ये 3, फिर 1 ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 प्लस का 2 कितना बचेगा माइनस का 1 का स्क्वायर होगा 1 और जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 माइनस का 2। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है और सिंपल सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए, जो सिंपल मैथमेटिक्स है वो आपको आनी चाहिए। 9 + 3 कितना हो गया 12, ये 4 3 ज़ा 12 और माइनस का 12 है और प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा माइनस का 11, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 और 3 - 2 कितना बचेगा प्लस का 1, तो मतलब प्लस का 1 आप नॉर्मली लिखते नहीं है नीचे, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 12 1 ज़ा 12 और माइनस का 12 और माइनस का 11 1 ज़ा माइनस का 11। उसके बाद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/11।
11, क्योंकि 12 और 11 सेम टेबल में नहीं आता तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 वो कंप्लीट हो गई है। अब जो हम अपना नया लेक्चर लेकर के आएंगे वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 का होगा। तो स्टे ट्यून्ड।